वेलकम टू एग्ज़ाम मार्क। तो इस नए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक डिजीज़ कंडीशन डील करने वाली है किसकी, नर्वस सिस्टम की। तो पहला लेक्चर हमने हाइड्रोसेफेलस का पहले ही कर लिया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड का नर्वस सिस्टम के डिजीज़ कंडीशन का सेकंड लेक्चर, जिसपे हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो नर्वस सिस्टम का है तो न्यूरल ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूरल ट्यूब क्या होता है? भगवान ने बनाने से पहले जब माँ के वूम में होते हैं तो एक पिलर बनाते हैं जिसपे हमारी पूरी बॉडी स्टे करती है। आप ये समझिए पूरी की पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर किस पे डेवलप हो रहा है, हमारे उस पिलर में। जैसे घर बनाने में हम पिलर बनाते हैं वैसे ही हमारा ये पिलर बनता है। ये पिलर कब स्टार्ट होता है बनना? तो जो न्यूरल ट्यूब है ये स्टार्ट होती है हमारी 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन से। मतलब क्या है इसका? जब आप माँ के वूम में होते हैं, जब तीसरा हफ्ता स्टार्ट होता है तभी क्या स्टार्ट होता है, न्यूरल ट्यूब बनना स्टार्ट हो जाती है। न्यूरल ट्यूब में क्या होता है, जो न्यूरल प्लेट्स का सबसे पहले आता है कि 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन में स्टार्ट हुआ। 3rd वीक के बाद ये किससे बनती है? इक्टोडर्म लेयर से बनती है। किससे? इक्टोडर्म से। इक्टोडर्मल फॉर्मेशन होता है इसका। एम्ब्रियोनिक में कब हुआ? 3rd वीक ऑफ जेस्टेशन से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इसका स्टार्ट हुआ और इक्टोडर्म से स्टार्ट हुआ। कब से कब तक रहता है? 21st डे टू 27th डे तक। 21 से 27 दिन तक न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी, कैसे न्यूरल ट्यूब यानी वो जो पिलर बना वो पिलर कैसे बनता है। आप घर बनवाते हैं सबसे पहले पिलर बनता है, तो आपकी बॉडी का ये जो घर है, ये बॉडी जो है आपकी बनने से पहले पिलर बनना शुरू हुआ। तो 21st से 27th डे तक होता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि जब 18वां दिन होता है यानी 18th डे पे क्या होता है, जो न्यूरल प्लेट होती है। न्यूरल प्लेट क्या होती है, यानी ये एक प्लेट है, क्या है, एक्टोडर्म है। ये न्यूरल प्लेट में, एक्टोडर्म की न्यूरल प्लेट थिक होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये थिक होती है 18वें दिन में ये थिक यानी मोटी होने लगती है। हो गई। अब 18th डे के बाद क्या होगा, 19th डे में यहाँ पे एक क्रस्ट यानी ग्रूव का फॉर्मेशन होने लगता है। ऐसे पहले ये कैसी थी, ऐसे स्ट्रेट सी बनी, दिख रहा है? ओके, पहले ऐसी थी ये, अब ये क्या हुआ, ये देखो ये यहाँ पे ग्रूव बन गया। कब बना ये? 18th डे पे ये बना, ये 19th डे पे स्टार्ट हो गया। 19वें दिन पे ये हुआ। अब 21वें दिन में क्या होगा, इस पे न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। ये ग्रूव्स जो हैं फोल्ड होने लगते हैं, फोल्ड होते हैं और न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि 21st डे से क्या स्टार्ट हो जाता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। 21st डे से न्यूरल ट्यूब फॉर्म होने लगती है। अब कैसे फॉर्म होते हैं, जो न्यूरल ट्यूब के फोल्ड्स होते हैं ये पास आते हैं और फ्यूज़ होते हैं और बीच में हॉलो स्ट्रक्चर बनने लगता है। अभी क्या होता है, जब ये न्यूरल ट्यूब ऐसे बनती है, ये न्यूरल ट्यूब है, बीच में क्या है, हॉलो होता है, मान लिया ऐसा बना, तो इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये 25th डे में क्लोज हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और पोस्टीरियर पार्ट इसका 27th डे पे क्लोज हो जाता है। ये था नॉर्मल कैसे आपकी न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है। अब अगर इस न्यूरल ट्यूब का जो क्लोजर 25th डे पे एंटीरियरली होना था ना हो, ये 27th डे पे जो इसका पोस्टीरियर पार्ट क्लोज होना था वो ना हो, तो क्या हो जाएगा, डिजीज़ कंडीशन डेवलप हो जाएगी। या फिर ये हमारा कौन सा होता है, सेफेल एंड, क्वाड्रल एंड और ये मिडल, ये क्या है, सेफेल, ये क्वाड्रल एंड और ये मिडल एंड है। अब अगर इनमें से यहाँ वाले पार्ट पे, यहाँ पे कहीं पे भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट आ जाए तो क्या बन जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा। अब देखेंगे, अभी हमने एक ओवरव्यू लिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि डिजीज़ कंडीशन अगर आपको पढ़नी है तो पहले जानना है कि नॉर्मल कैसा दिखता है, तब तो आपको एबनॉर्मलिटी पता चलेगी। तो पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट। तो मैंने बताया डेवलपमेंट कैसे होता है, अब उस डेवलपमेंट में डिसऑर्डर्स कैसे होंगे ये देखते हैं। तो अभी बोल रहा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इट कैन बी अकर एनीवेयर अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड।
These defects occur due to the defective embryological development or genetic abnormalities। कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड में लेके, यानी कि जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है ना हमारा, वहाँ से लेके कहीं भी हो सकता है ये, कहीं तो ब्रेन का अगर मैंने इन्वॉल्व किया तो इस पर एक चीज़ और बता देती हूँ पहले मैं आपको, देन स्टार्ट करते हैं। तो इसको रिमूव करते हैं। तो ब्रेन और जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लिए बोला, तो ये जो हमारी हॉलो ट्यूब, न्यूरल ट्यूब बनी, ये बनाती क्या है? ये हमारा सीएनएस बनाती है और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। तो सीएनएस और स्पाइनल कॉर्ड जब ये बनाती है, तो देखिए ये मान लिया हमारा सीएनएस और ये स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। तो ये हमारा सीएनएस बनाएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगी। यहाँ पे सीएनएस में क्या होता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होता है। ये क्या है हमारा? देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या होगा? ये हमारा प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन और ये क्या हमारा? रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, ये रोम्बेनसेफेलॉन होता है। जो फोर ब्रेन कौन बनाता है? प्रोजेंसेफेलॉन फोर ब्रेन बनाता है, मीजेंसेफेलॉन मिडिल ब्रेन, रोम्बेनसेफेलॉन हाइंड ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। रिमेनिंग ये क्या है हमारा? स्पाइनल कॉर्ड है। प्रोजेंसेफेलॉन किस पे डिवाइड हो जाता है? डायनसेफेलॉन और टीलेनसेफेलॉन में डिवाइड होता है। मीजेंसेफेलॉन रहेगा एंड रोम्बेनसेफेलॉन डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं हमारे? होते हैं मेटेनसेफेलॉन और मायनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन और मायनसेफेलॉन में डिवीज़न होता है। ये था हमारा एक हॉलो ट्यूब कैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। तो मैंने पहले ही बताया कि हम इन्हीं में, ये था डेवलपमेंट, इन्हीं का डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंटल डिफेक्ट में क्या होगा। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है? कहीं भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी जगह हो सकता है, जैसे क्वाड्रल, सेपैल, मिडल पार्ट में। ये डिफेक्ट होता क्यों है? जब डिफेक्टिव एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाए, एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वहाँ पे कोई डिफेक्ट हो जाए, ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो तो हो सकता है। तो अब ये डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं ये अच्छे से देखते हैं। ठीक है, न्यूरल ट्यूब में कौन कौन से डिफेक्ट हो सकते हैं? कह रहा है एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली क्या होता है? एब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट विच विद सेरिब्रल हेमिस्फेयर। कह रहा है क्रेनियल वॉल्ट यानी बेबी का जो ये ऊपर वाला है ना, क्रेनियम का पार्ट, यही गायब होगा ही नहीं, यानी कि वूम में उसका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो सकता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एब्सेंट हो या बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो। वेदर कंप्लीटली एब्सेंट आर ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज। जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो सकता है हो ही ना उसके सर पे, या फिर बहुत छोटा साइज हो। आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए एक बेबी है, ये इस बेबी का सर ही नहीं है, मतलब ऊपर का ये वाला पार्ट है ही नहीं। ऐसा बेबी अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है? एनीसेफेली है। अब आता है क्रैनियोकाइसिस, आइस्कल डिफेक्ट थ्रू आउट विच न्यूरल टिश्यूज आर पोर्टिट्यूडेड। क्रैनियोकाइसिस में क्या होता है? जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं वो पोर्टिट्यूड होकर बाहर आ जाते हैं सर से, न्यूरल टिश्यूज ऐसे आपको बाहर रखे हुए दिखेंगे। ये था क्रैनियोकाइसिस का। क्रैनियोकाइसिस देखा आपने? ये हमारा एनीसेफेली। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में क्या बोला? डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो मैंने बताया आपको, इसको आगे देखेंगे। ये डिफेक्ट के बारे में बताया गया। एनीसेफेली, आइनियनसेफेली, क्रैनियोस्काइसिस, क्रैनियोरैकिकाइसिस, इंसेफेलोसील, स्पाइना बाइफिडा, इन सबको हम एक एक करके आगे डील करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है एक्सेंसेफेली। एक्सेंसेफेली में क्या होता है? एनीसेफेली आपको समझ आया है ना। क्रैनियोकाइसिस में ऐसे, जैसे क्रैनियोकाइसिस का मैंने डायग्राम नहीं दिखाया तो यहाँ देखिए ये बेबी है मान लीजिए, ओके। इसका जो ये बॉडी का पार्ट ऐसे ऐसे ना बाहर आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक्सेंसेफेली में क्या होता है? अब पोर्टिट्यूशन ऑफ ब्रेन एंड मेनिंजेस आउट ऑफ द स्कल। क्या पोर्टिट्यूड हो रहा है? ब्रेन और मेनिंजेस स्कल के बाहर आ रहे हैं। इसका डायग्राम देखते हैं। एक्सेंसेफेली, सी दिस, ये है एक्सेंसेफेली। ये दिख रहा है, ये बेबी का फेस, ये लिम्स उसके, और ये रहा उसका बाहर लटका हुआ ब्रेन। एक्सेंसेफेली। एनीसेफेली में क्या था? उसका ब्रेन ऐसा था, ठीक है,
और एक्सेंसेफेली में ऐसे बाहर हो गया। ओके, और देखते हैं पीछे क्या था एक और, इंसेफेलोसील। इंसेफेलोसील में क्या होता है, a prostitution of brain and meninges into the fluid filled sac throughout the skull defect। इसका डायग्राम देखिए, इंसेफेलोसील में कैसा दिखता है, ये रहा इंसेफेलोसील, सॉरी इंसेफेलोसील में देखो ये दिख रहा है, ये प्रोस्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, इसमें मेनिंजेस भी है, फ्लूइड भी भरा हुआ है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बाहर है। ये पोस्टीरियर भी हो सकता है, एंटीरियर भी हो सकता है। जब पीछे ऑसिपिट में हुआ तो ऑसिपिटल इंसेफेलोसील बोल देंगे, फ्रंटल यानी आगे हो रहा है तो फ्रंटल इंसेफेलोसील बोलेंगे। अभी इधर एक और था, ये हो गया एक्सेंसेफेली, इंसेफेलोसील, एनीसेफेली, क्रैनियोकाइसिस, रैकिकाइसिस। देखिए क्या होता है रैकिकाइसिस, meninges and spinal cord are exposed throughout the fissure into the vertebral। इसका आप डायग्राम देख के समझिए, ठीक, क्या चीज़ें बाहर दिख रहे, कह रहा है कि एक्सपोज है, क्या क्या चीज़, meninges and spinal cord are exposed throughout the fissure in the vertebral, यानी कि वर्टिब्रल पीछे आपको ना क्या चीज़ पूरा कंप्लीटली स्पाइनल कॉर्ड और meninges एक्सपोज रहती है इसमें। तो डायग्राम इसका ये हमारा देख रहे हैं, इसका ये ब्रेन का पार्ट और ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा का सारा इन्वायरमेंट पे ये एक्सपोज्ड है बेबी का। ये है हमारा रैकिकाइसिस। ओके, रैकिकाइसिस समझ आया, मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एक्सपोज्ड है इस पे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट वन है हमारा स्पाइना बाइफिडा। ये हमने टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स में अगला हमारा स्पाइना बाइफिडा, और मेन फोकस हमारा स्पाइना बाइफिडा में होगा कि इसके टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल में। और मैंने सारे जितने भी डिफेक्ट हो सकते हैं मोस्टली मैंने बताया। एक होता है आइनी एनसेफेली। आइनी एनसेफेली में क्या होता है, आइनी एनसेफेली, आइनी एनसेफेली में रेट्रोफ्लेक्शन हो जाता है। क्या होता है, रेट्रोफ्लेक्शन। रेट्रोफ्लेक्शन में क्या होता है, बेबी को नेक ही नहीं होता, सर ऐसे पीछे की तरफ बल्ज रहेगा और यहाँ से इसका बॉडी पार्ट होगा, ठीक है, ऐसे रहेगा, बीच में नेक का पार्ट होता ही नहीं है, पीछे एकदम रेट्रोफ्लेक्स्ड रहेगा बच्चा। तो कह रहा है स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा इज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वेयर देयर इज एन इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रल एंड न्यूरल ट्यूब। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब का एक ऐसा डिफेक्ट जिसपे क्लोजर जो है वर्टिब्रा का तो होता नहीं है, तो इनकम्प्लीट रहता है, इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रा एंड न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब इनकम्प्लीट क्लोज होती है, जो कि मैंने बताया था 25th डे पे क्या क्लोज होता है, एंटीरियर पार्ट, एंड 27th डे पे पोस्टीरियर पार्ट होता है। अगर वो क्लोज ना हो तो ये डिजीज कंडीशन बनते नहीं, कुछ ऐसा दिखाएगा, स्पाइना बाइफिडा ओपन डिफेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, फिर मैं डायग्राम समझाती हूँ कि क्या होता है। अभी मैंने एक बोला था आइनी एनसेफेली, ये देखिए आइनी एनसेफेली ऐसा दिखता है। रेट्रोफ्लेक्शन बोला था ना, बेबी का नेक ही नहीं है यहाँ पे, हाँ रेट्रोफ्लेक्शन बताया था ना। देखिए ये डायग्राम है आइनी एनसेफेली, यहाँ सबको देख सकते हैं आप, एनीसेफेली, क्रैनियोकाइसिस, ओपन स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, क्लोज स्पाइना बाइफिडा, एनसेफेलोसील, और यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट आइनी एनसेफेली आप लिख लीजिए। रिमेनिंग मैंने एक एक करके डायग्राम सारे दिखाए हैं, आइनी एनसेफेली का नहीं था। अब पढ़ते हैं क्या चीज़, डेफिनेशन स्पाइना बाइफिडा क्या होता है। स्पाइना बाइफिडा इज अ मालफॉर्मेशन ऑफ स्पाइन, किसका मालफॉर्मेशन हो रहा है, स्पाइन का, इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लैमिना ऑफ द वर्टिब्रा फेल टू क्लोज विद और विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्या चीज़ हो रहा है, वर्टिब्रा का जो लैमिना है वो क्लोज ही नहीं हो पा रहा है। मैंने क्लोजर बताया, सीधा सीधा बोलना है कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, मालफॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइन का, जिसपे जो पोस्टीरियर पोर्शन है लैमिना का, वो क्या होता है, लैमिना वर्टिब्रा के लैमिना का पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो क्लोज नहीं हो पाता विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंटल स्पाइनल कॉर्ड। डेवलपमेंटल हो सकता है, डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो या दूसरा कोई डिफेक्ट हो, इसकी वजह से क्लोज नहीं होता है। इंसिडेंट्स कितने हैं स्पाइना बाइफिडा के, स्पाइना बाइफिडा इज द मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल डिफेक्ट। क्या है, देखिए मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है, ओके, डिफेक्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस, सीएनएस में अगर डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा तो मोस्टली सबसे कॉमन क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा होगा, अकरिंग इन
अकरिंग इन अबाउट 1 to 2 पर 1000 लाइव बर्थ। अगर 1000 बच्चों का बर्थ हो रहा है तो उसमें 1 से 2 बच्चों को स्पाइना बाइफिडा होता है। स्पाइना बाइफिडा में अकर इन एनी एरिया ऑफ द स्पाइन, मतलब स्पाइन के किसी भी एरिया में हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था ना कि एंटीरियर यानी सेफेल एंड मिडल एंड एंड क्वाड्रल एंड किसी भी जगह हो सकता है, बट कॉमनली अकर इन द लैम्बोसैक्रल रीजन। कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ये स्टार मार्क कर लेना कि जितना स्पाइना बाइफिडा जो होगा मोस्ट कॉमन एरिया कहाँ पे उसका, लैम्बोसैक्रल रीजन। और क्यों होता है, क्योंकि यही एक लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे क्लोजर होता है, इसलिए। यहाँ पे टाइप्स डिफाइन किएंगे, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होगा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होगा। अभी आगे हम देखते हैं एक एक करके और इस डायग्राम को भी समझाती हूँ। अब यहाँ पे द एटियोलॉजिकल फैक्टर एसोसिएटेड विद द स्पाइना बाइफिडा, कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। अ चाइल्ड, जेनेटिक हो सकता है। अ चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स विद स्पाइना बाइफिडा कैरी 15 टाइम्स मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनहेरिटिंग द डिफेक्ट। कह रहा है कि एक ऐसा बच्चा जिनके पेरेंट्स को स्पाइना बाइफिडा रहा, उनमें 15 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको स्पाइना बाइफिडा इनहेरिट करके मिले, इनहेरिटेंस मिले उन्हें। मैटरनल एज भी मैटर करती है कि मदर किस एज में प्रेग्नेंट हो रही है, ओवर एज है या अंडर एज है। तो द डिसऑर्डर इज ट्वाइस मोर कॉमन इन द प्रेग्नेंट मदर ओवर 35 ईयर। अगर फीमेल की जो एज यानी मदर की जो एज है 35 से ज़्यादा हो रही है तो उनमें स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर वो 20 साल यानी कि 20 ईयर्स से कम की एज है तो भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि 20 से कम एंड 35 ईयर्स से ज़्यादा एज की जो मदर्स होती हैं उनके बेबीज़ में ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट यानी स्पाइना बाइफिडा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्वायरमेंटल क्या क्या एटियोलॉजी है, रेडिएशंस इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ द डिफेक्टिव न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलपमेंट, यानी रेडिएशंस का एक्सपोजर। अब आता है रीजनल डिफरेंस आर ऑल्सो सीन। कह रहे ये तो रेडिएशन का एक्सपोजर तो हमने पता ही है, मोस्ट ऑफ डिजीज कंडीशन में होता है कि मदर अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रही है तो उसको ये डिफेक्ट हो जाता है। कह रहे रीजनल डिफरेंस कहाँ कौन से रीजन में रह रहे हैं इससे भी डिपेंड करता है स्पाइना बाइफिडा होना। द इंसिडेंस ऑफ स्पाइना बाइफिडा इज मोर इन द ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन में स्पाइना बाइफिडा ज़्यादा होता है। इट इज़ 3 टाइम्स मोर दैन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और 3 गुना ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। दूसरा है डाइट, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ नहीं तो ये तो पक्का ही लिखना है कि फॉलिक एसिड डिफिशियंसी। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है कि फॉलिक एसिड डिफिशियंसी मोस्टली जो विलेज एरियाज़ की मदर जो अवेयर ही नहीं है कि कौन सी टैबलेट्स लेनी है, किस डोज में लेनी, कब से स्टार्ट करनी है, कब उसको बंद करना है, उनमें ज़्यादा होता है। नहीं, अगर किसी मदर को फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर उसको ये डिजीज़ कंडीशन होती है। अब इस पर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है मेनिंगोमायोसिल होने के। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्पाइना बाइफिडा 2 तरह का होता है। अभी हमने पढ़ा स्पाइना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है, नॉर्मली डेवलपमेंट कैसा होता है, एबनॉर्मलिटीज़ कैसी होंगी, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, और अलग अलग तरह कौन कौन से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगी, एनीसेफेली, आइनियनसेफेली, एनेंसेफेली, एनसेफेलोसील, ये सारी चीज़ें देखी हमने, विद डायग्राम देखा। अभी देख रहे हैं कि स्पाइना बाइफिडा पे जब हम हैं, स्पाइना बाइफिडा सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे था, लैम्बोसैक्रल रीजन में। क्यों है, क्योंकि लंबर और सैक्रल जो रीजन होता है वो लास्ट पार्ट होता है, जब बेबी होता है उसका वो लास्ट पार्ट होता है जो क्लोज होता है उसी पे, इसीलिए चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब स्पाइना बाइफिडा को डिवाइड किया गया 2 टाइप्स हैं, इसके मतलब 2 क्लासिफिकेशन इसका है कि स्पाइना बाइफिडा अकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा क्या होता है, ये एक ऐसा डिजीज कंडीशन है जो आपको बाहर से नहीं दिखा, स्पाइनल कॉर्ड इस पे नॉर्मल रहेंगे। अभी देखें, इट इज़ द डिफेक्ट इन विच द रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बोनी आर्क अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। क्या नहीं बना, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड एक बोनी आर्क नहीं बनता है, बट लेकिन इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसका स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस आर नॉर्मल। ये पॉइंट देख रहे हैं कि इस पे जिसको स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता है उसमें मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मल रहती हैं। इट इज़ नॉट विजिबल एक्सटर्नली, ये बाहर कुछ भी इस पे नहीं दिखता है, सैक लाइक फॉर्मेशन या कुछ भी इस पे बाहर आपको नहीं दिखेगा कि कौन सा डिफेक्ट है, ये एसिम्टोमेटिक होता है। यानी कि इसके मेन पॉइंट क्या क्या देखे आपने कि स्पाइनल कॉर्ड
स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस कैसी हैं ये? नॉर्मल। स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस नॉर्मल है। दूसरा कह रहा है कि इस पे नॉट विजिबल, कोई भी डिफेक्ट बाहर आपको नहीं दिखेगा, और ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ओके, यानी स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस नॉर्मल रहती हैं, कोई विजिबल बाहर कुछ भी एक्सटर्नली आपको नहीं दिखेगा, एसिम्प्टोमेटिक है। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर इन द 5% केसेस। कितना चांस होता है इसके? सिर्फ 5% होते हैं। ये था स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। अब पढ़ते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका क्या होता है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका इज द डिफेक्ट इन द क्लोजर ऑफ posterior vertebral arc with the protrusion of the spinal cord and meninges। कहाँ पे क्लोजर नहीं हो रहा? जब posterior vertebral का जो आर्क होता है वो सही से क्लोज नहीं हो पाता है, तब ये स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है। इस पे होता क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस हैं वो एक सैक में ऐसे पॉटिट्यूड होकर बाहर, यानी हर्निएशन होता है, इस पर पॉटिट्यूशन हो जाता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस का। ये स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में हो रहा है। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस नॉर्मल थी। ये दोनों में डिफरेंस है। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस नॉर्मल है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस पॉटिट्यूड होकर बाहर आ रही है। बाहर आ रही है तो उस पर बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, यहाँ एक्सपोज आपको बाहर दिखेगा कि बच्चे को डिजीज कंडीशन है, आप नेकेड आई से देख सकते हैं। वो एसिम्प्टोमेटिक था, यानी अब ये एसिम्प्टोमेटिक नहीं होगा। ये देखें, ये क्या है? स्पाइना बाइफिडा अकल्टा पढ़ा था ना, ये बेबी स्पाइना बाइफिडा अकल्टा का। इस पर टफ्ट ऑफ द हेयर, बेबी की बैक में, ये बैक एरिया दिख रहा है ना, इसकी बैक में आपको बंच ऑफ हेयर्स दिखेंगे, आपको हेयर की ग्रोथ दिखेगी। ऐसे नॉर्मली आपकी बैक में पीछे बंच ऑफ हेयर नहीं होता है ना, ऐसे देखें ये पार्ट, उसके पीछे लैम्बोसैक्रल एरियाज के पास ही डिम्पल और ये टफ्ट ऑफ हेयर बोलते हैं या बंच ऑफ हेयर आपको देखने को लिए मिलेगा। ठीक, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा था। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनिंग, एक बार फिर से आप क्लासिफिकेशन पीछे का देख लो। पहले हमने पढ़ा ना स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में क्या देखा? बंच ऑफ हेयर, ये इसी को टफ्ट ऑफ हेयर बोलते हैं। क्या क्या बढ़ा है इसके बारे में? बंच ऑफ हेयर मिल रहा है, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस नॉर्मल है, विजिबल कोई भी नहीं दिखेगा आपको कि एबनॉर्मलिटीज हैं कुछ, और एसिम्प्टोमेटिक होता है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के बारे में बताया कि पॉटिट्यूशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस का, और इसको फर्दर डिवाइड, इसके दो टाइप्स देखेंगे आप स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका के, मेनिंगोमायोसिल और, चलिए मेनिंगोमायोसिल पहले देखो। मेनिंगोमायोसिल में क्या होता है? इट इज द सैक लाइक पॉटिट्यूशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, CSF एंड मेनिंजेस। तो अभी पढ़ रहे थे हम कि स्पाइना बाइफिडा में मैंने स्पाइना बाइफिडा अकल्टा देख लिया, जिस पे हमने मेन टॉपिक क्या था इसका, मेन पॉइंट बंच ऑफ हेयर या फिर टफ्ट ऑफ हेयर देखा था। अब हम देख रहे हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या क्या देखेंगे? मेनिंगोसिल, मेनिंगोमायोसिल बोलते हैं या माइलोमेनिंगोसिल। अब इस पर क्या होता है, जो मेनिंगोसिल होता है इस पर, इसको देखना कि इस पर मेनिंजेस बाहर आती हैं सैक में, और CSF होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है नॉर्मल अपने ही प्लेस पे रहती है, उसके फंक्शन में कोई भी अब्रप्ट नहीं होता, मतलब नॉर्मल रहती है स्पाइनल कॉर्ड, उसका फंक्शन सब नॉर्मल रहता है। सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेस और CSF क्या होता है, पॉटिट्यूड होकर सैक से बाहर आ, जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड है तो ऐसे जो है बाहर आएंगे। और इस पर क्या क्या पाया जाएगा? सिर्फ ये मेनिंजेस होंगी और CSF प्रेजेंट होगा यहाँ पे। ये होगा मेनिंजाइटिस, सॉरी मेनिंगोसिल में। माइलोमेनिंगोसिल में क्या होता है, अगर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है तो ये पॉटिट्यूशन ऐसे होता है, इस पर मेनिंजेस भी बाहर आती हैं, CSF भी रहता है और स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है, यानी मेनिंजेस, CSF और स्पाइनल कॉर्ड तीनों चीज़ें बाहर होती हैं। इन दोनों डिजीज कंडीशन में यही डिफरेंस है। तो अब स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। यह तुम्हारा ये मेनिंगोसिल का है यहाँ पे कि फॉर्मेशन कंटेन द मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है उस पर, कवरिंग द सैक मे बी थिन एंड ट्रांसल्यूसेंट आर मेम्ब्रेनस। कह रहे हैं जो सैक बाहर की तरफ आता है ना वो कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या है?
कि अगर आप उस सैक में से टॉर्च लगाएंगे तो आपको उससे रेस बाहर की तरफ निकलती हुई दिखेंगी। ऐसे अगर यहाँ पे मान लीजिए सैक है, इस पर मैं टॉर्च लगाऊं तो इस पर आपको दिखेगा कि रेस कैसे पास आउट हो रही है, इसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। माइलोमेनिंगोसील में क्या बोला है कि स्पाइनल कॉर्ड, CSF और मेनिंजेस तीनों बाहर की तरफ आ जाती है, सैक में आते हैं स्पाइनल क्लेफ्ट में, थ्रू द स्पाइनल क्लेफ्ट। जहाँ पे वीक पॉइंट होता है उस जगह से पोर्टिट्यूड होके स्पाइनल कॉर्ड भी, CSF और मेनिंजेस बाहर की तरफ हर्निएट हो जाएंगे। और ऊपर वाली जो डिजीज कंडीशन थी उस पर क्या आ रहा था, सिर्फ मेनिंजेस और CSF आ रहे थे। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ द लंबर सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज द लास्ट पार्ट ऑफ द न्यूरल ट्यूब टू क्लोज। ये पहले ही बताया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो लंबर सेगमेंट होता है, लंबर वाला जो एरिया होता है, थोरैसिक लंबर सैक्रल होता है, तो जो लंबर वाला एरिया होता है वो लास्ट पार्ट होता है जो कि क्लोज होना चाहिए। इसीलिए द मोस्ट ऑफ द केसेस मेनिंगोसील आर द फाउंड इन द लंबर, ये लैम्बोसैक्रल रीजन में। यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो मेनिंगोसील होता है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने के लिए मिलेगा, लंबर या फिर लैम्बोसैक्रल एरिया पे मिलता है। तो अगर कोई पूछे कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या स्पाइना बाइफिडा, वो मोस्टली कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन से एरिया में होता है, तो लैम्बोसैक्रल एरिया में होता है। द डिफेक्ट में अकर इन द लैम्बोसैक्रल रीजन 70%। कितने परसेंट केसेस, अगर 100% केसेस में देखा जाए तो 70% लैम्बोसैक्रल रीजन में होगा एंड 47% लंबर रीजन में, अबाउट 2 to 3% आई थिंक अपर लंबर रीजन में होता है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, मेनिंगोसील, माइलोमेनिंगोसील। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा में एसिम्प्टोमेटिक होगा, स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस का फंक्शन नॉर्मल रहता है, बंच ऑफ हेयर के देखने के लिए मिलता है लंबोसैक्रल रीजन में। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में, मेनिंगोसील में इसमें मेनिंजेस और CSF बाहर आ जाती हैं। माइलोमेनिंगोसील में CSF और मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड तीनों चीज़ें बाहर की तरफ पोर्टिट्यूड हो जाती हैं। अब बताए स्पाइना बाइफिडा, ये पैथोफिजियोलॉजी बोली गई इस पर। तो जब मैंने पहले ही आपको तो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, उसी में किसी भी एक स्टेप पे अगर कोई भी डिफेक्ट हो गया तो क्या क्रिएट कर देगा वो, इस पर डिजीज कंडीशन बन जाएगी। कौन, अब होता क्या है पैथोफिजियोलॉजी, सॉरी फॉर दैट कि ये एक साथ मर्ज हो गया है यहाँ पे। स्पाइना बाइफिडा अकर बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन ऑर्डरली closure of the vertebral column and formation of the spinal cord during the 4th to 6th week of the gestation। जैसे जब 4th to 6th week of gestation में, यानी कि बेबी जब माँ के वूम में है तो 4th to 6th week जब उसको होते हैं, 4 से 6 हफ्ते, उस टाइम जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमारा न्यूरल ट्यूब बन रहा होता है, उस पर उसके एंटीरियर क्लोजर में, एंटीरियरली या पोस्टीरियरली क्लोजर में डिफेक्ट होता है तो स्पाइना बाइफिडा हो जाएगा। या फिर ड्यूरिंग 3rd week of gestation a depression is formed in the dorsal of the ectoderm in the embryo। क्या कह रहा है, 3rd week of gestation में क्या बनना है, डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है इन द डॉर्सल ऑफ द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है, एक्टोडर्म के डॉर्सल पार्ट में, एम्ब्रियो के अंदर क्या है, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म के डॉर्सल पार्ट में एक डिप्रेशन बनता है। दिस डिप्रेशन बिकम डीपर एंड इट्स मार्जिन क्लोज टू डॉर्सली एंड क्रिएट द न्यूरल ट्यूब। मैंने पहले बताया था ये हमारी एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म होती है, और 18th डे पे ये ऐसे यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्म होता है, ग्रुप का फॉर्मेशन करती है, और यही ग्रुप क्या करता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। द एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब क्लोज, जो एंड्स बनते हैं न्यूरल ट्यूब, यही ग्रुप्स मिलकर न्यूरल ट्यूब बनाएंगे एक हॉलो स्ट्रक्चर। तो इसका एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट क्लोज होता है कब, 4th week ऑफ द जेस्टेशन, जिसपे मैंने एक्यूरेट बताया था कि 25th डे पे और ये 27th डे पे क्लोज हो जाता है। अगर ये क्लोज ना हो पाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बन जाएगा। द वॉल ऑफ द न्यूरल ट्यूब थिकन एंड बिकम स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। न्यूरल ट्यूब क्या होती है, थिक होती है और क्या बनाती है, ब्रेन बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ब्रेन किस पर डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में डिवाइड हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब यहाँ पे कह रहा है द न्यूरो कैनाल बिकम वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल इज द स्पाइनल कॉर्ड। तो न्यूरल कैनाल और न्यूरल कैनाल बनता है तो न्यूरल कैनाल क्या बनाएगा, वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन करता है, और जो सेंट्रल कैनाल होती है वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। ये तो पहले ही बता दिए हैं। अब आता है कि द वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड simultaneously with the neural tube। the exact mechanism by which the neural tube defect occur is not certain। कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट क्या कॉज है, कैसे किस मैकेनिज्म के थ्रू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ये किसी को नहीं पता है। 2 थेरीज बताई गई हैं, उस पर क्या बोला गया, न्यूरल ट्यूब फेल टू क्लोज नॉर्मली
या तो न्यूरल ट्यूब नॉर्मली क्लोज नहीं हो पाती है, या फिर न्यूरल ट्यूब क्लोज हो गई है लेकिन बाद में रप्चर हो जाए। यही दो रीज़न होते हैं, यानी कि या तो क्लोज हो ही ना, दूसरा पॉइंट क्या है, क्लोज तो हो गई बट बाद में वो रप्चर हो गई, यानी कि रप्चर आफ्टर हैविंग वंस क्लोजर, एक बार क्लोज होने के बाद रप्चर हो गया तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। अब कह रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स, किसी को स्पाइना बाइफिडा है तो कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे। तो अगर किसी को स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है तब क्या दिखेगा, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है तब कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, दोनों को सेपरेट करके पढ़ते हैं हम लोग। ओके, प्लीज़ सोना नहीं है क्लास में, आराम से उठिए, फेस वॉश करिए, फिर से पढ़िए, बट प्लीज़ आराम से अच्छे से पढ़िए, ज़बरदस्ती नहीं होती है क्लास में कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती तो प्लीज़ वीडियो को बंद करना और फिर से आके दोबारा से पढ़ना, थोड़ा सा डिजीज़ कंडीशन टफ है। तो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद द स्पाइना बाइफिडा अकल्टा आर द एसिम्टोमेटिक। पहले बताया ना मैंने, इसके पॉइंट्स देखना, ये कैसा होता है ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक। ओनली फीचर्स आर सीन आर, कौन कौन से फीचर्स आपको सिर्फ देखने के लिए मिलेंगे, डिम्पल इन द स्किन, ग्रोथ ऑफ द हेयर ओवर द मालफॉर्म्ड वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा जहाँ पे मालफॉर्म्ड होगी उसके ऊपर एक स्किन में, एक लैम्बोसेक्रल रीजन में मोस्टली क्या मिलेगा, डिम्पल का फॉर्मेशन या फिर हेयर्स का फॉर्मेशन। उस हेयर्स को क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ द हेयर, ये बंच ऑफ हेयर मिलता है। एज द चाइल्ड ग्रो, जैसे जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, में डेवलप फूड वीकनेस, जिसको स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होगा उस बच्चे को इनिशियली तो एसिम्टोमेटिक बोला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसको फूड की वीकनेस, ये फूड वीकनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लैडर एंड बाउल स्फिंक्टर्स, क्या हो जाता है, वीक फूड, और स्फिंक्टर्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा स्फिंक्टर्स को। अब आ रहा है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में क्या होता है, तो मेनिंगोसील बोला, मेनिंगोसील में एन एक्सटर्नल सिस्टिक डिफेक्ट कैन बी सीन, एक्सटर्नली आपको ये दिख रहा है, वही स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एक्सटर्नली नहीं दिख रहा था। तो मेनिंगोसील में एक्सटर्नल सिस्ट आपको दिखेगा, कैन बी सीन एट द बैक, द सैक इज कंपोज ओनली मेनिंजेस एंड फिल्ड विद द CSF। इसके सैक में क्या प्रेजेंट होगा, मेनिंजेस और CSF प्रेजेंट होगा। द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर नॉर्मल, इसकी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स नॉर्मल होंगी, पहले ही मैंने बता दिया है। देयर इज द सेल्डम एविडेंस, यानी रेयर, सेल्डम मीन्स रेयर होता है, रेयर ऑफ वीकनेस ऑफ द लेग आर लैक ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल, यानी कि बहुत रेयर कंडीशन में आपको लेग की वीकनेस और स्फिंक्टर, लैक ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल भी देखने को मिल सकता है। अब आता है हमारा है माइलो मेनिंगोसील, इस पे क्या दिखता है, सीन आउट ऑफ एवरी 800 इन्फेंट्स, मतलब कि हर 800 इन्फेंट्स में से किसी एक में आपको माइलो मेनिंगोसील डिजीज कंडीशन मिलेगा। इस पे क्या दिखता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ माइलोमेनिंगोसील डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द डिफेक्ट, ये डिपेंड करता है कि माइलोमेनिंगोसील कहाँ पे है, और डिपेंड ऑन द लोकेशन पर डिपेंड करता है, और डिफेक्ट कितना ज़्यादा है इस बात पर डिपेंड करता है। तो आ रहा है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में बोला जा रहा था, हायर द डिफॉर्मिटी द मोर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स विल बी सीन, जितना ज़्यादा डिफॉर्मिटी होगी उतना ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट आपको दिखेंगे, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन में उतना ज़्यादा आपको डिफेक्ट दिखेगा। अब इस पे कह रहा है अराउंड, यानी गोल, रेज्ड बाहर की तरफ, पुअरली एपिथेलाइज्ड, यानी बहुत ज़्यादा थिन होगा, एपिथेलाइज्ड नहीं होगा, एंड हर्निएटेड मास, बाहर की तरफ निकला हुआ एक मास ओवर द वर्टिब्रल कॉलम, मेनली इन द लैम्बोसेक्रल रीजन में दिखेगा। क्या कह रहा है, एक राउंड गोल सा बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ, ये बहुत पतला होगा, लेस एपिथेलाइज्ड होगा, हर्निएटेड मास कहाँ पे, वर्टिब्रा में, मोस्टली लैम्बोसेक्रल रीजन में देखने के लिए आपको मिलेगा। Approximately 90% of infant with the severe spina bifida developed hydrocephalus। इस पे भी कह रहा है कि 90% बच्चों में से जिसको स्पाइना बाइफिडा होता है उनमें हाइड्रोसेफेलस भी हो जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू एसोसिएटेड आर्कनॉल्ड कायरी सिंड्रोम। ये स्टाफ मार्क करना कि आर्कनॉल्ड कायरी सिंड्रोम क्या होता है। जो आर्कनॉल्ड कायरी सिंड्रोम होता है ये टाइप 1 और टाइप 2 दो होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 होता है इस पर। आर्कनॉल्ड कायरी सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारा जो सेरिबेलम होता है वो सेरिबेलम जो होता है थोड़ा नीचे डाउनवर्ड आ जाता है। डाउनवर्ड कहाँ आता है हमारा, जो हमारा वो होता है
फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम में ऐसे डाउनवर्ड आ जाता है, यानी कि अगर आप ये आपका हेड है, ये नेक का रीजन ऐसा होता है ना, यहाँ पे आपको मान लिया सेरिबेलम है, इसका मेन जहाँ नॉर्मल पोजीशन इसकी होती है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, तो ये होता है टाइप 1। टाइप 2 में क्या होता है, सेरिबेलम के साथ साथ आपका जो आपकी वो होती है, तो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली जो 90% इन्फेंट्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है आपको, हाइड्रोसेफेलस भी हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आर्कनॉल-कायरी सिंड्रोम होता है। अब आर्कनॉल-कायरी सिंड्रोम क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं ये। टाइप 1 में क्या होता है, जो सेरिबेलम होता है वो डाउनवर्ड थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, कहाँ पे, आपके फोरामेन मैग्नम में आ जाता है। टाइप 2 में क्या होता है, आपका सेरिबेलम विद ब्रेन स्टेम, इस पे ब्रेन यानी कि सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, लिख देती हूँ अच्छे से मैं। टाइप 1 टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारा सेरिबेलम है, सेरिबेलम डाउनवर्ड होता है, कहाँ पे, डाउनवर्ड होता है कहाँ पे, फोरामेन मैग्नम में। फोरामेन मैग्नम का क्या काम होता है, ये पाथवे प्रोवाइड करता है किसको, सीएसएफ के फ्लो में, ठीक है। तो पाथवे और सीएसएफ के फ्लो में कुछ भी अब अगर ये नीचे की तरफ बल्ज आउट होकर आ गया, फोरामेन मैग्नम में आ जाएगा। जब फोरामेन मैग्नम में आएगा तो जो एक्यूमुलेशन होने लगेगा किसका, सीएसएफ के फ्लो का जो पाथवे था वो इसको अच्छे से नहीं प्रोवाइड होगा, पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन ये क्रिएट करेगा तो सीएसएफ हमारे जो वेंट्रिकल्स में जाके क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। जब एक्यूमुलेट होगा तो हाइड्रोसेफेलस होगा। ये टाइप 1 था। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 जो आर्कनॉल कायरी सिंड्रोम का जो टाइप 2 है, टाइप 2 में हमारे सेरिबेलम प्लस ब्रेन स्टेम दोनों चीज़ें डाउनवर्ड आती हैं, नीचे की तरफ थोड़ा सा, और फोरामेन मैग्नम में आ जाती हैं ये। अब जब ये फिर से फोरामेन मैग्नम में आएंगे तो सीएसएफ का जो पाथवे होगा वो अब्रप्ट होगा और एक्यूमुलेशन हो जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, और ये क्या लीड क्या करेगा, ये हाइड्रोसेफेलस, ठीक था। अब स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में देखिए, अ सैक्रल लेजन लीड टू वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्ब। क्या होगा, एक सैक्रल लेजन दिखेगा आपको कहाँ पे, जहाँ भी लोअर लिम्ब में, वीकनेस टू द लोअर, सैक्रल लेजन लीड टू द वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्ब। जहाँ पे सैक्रल लेजन दिखेगा आपको उसके नीचे क्या हो जाएगा, लोअर लिम्ब आपके वीक हो जाएंगे। द बाउल एंड ब्लैडर मे और मे नॉट बी अफेक्टेड, देयर मे बी फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। कह रहा है ये हो सकता है कि बाउल एंड ब्लैडर यानी कि आपका यूरिन और स्टूल पास आउट करने में क्या हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस हो जाए, ऑल टाइम पास आउट हो जाए और आपको फील नो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपका कंट्रोल ऐसा हो सकता है कि स्पिंटर्स पे कंट्रोल हो या नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस इस पे हो सकती हैं। ओके, देयर मे बी अ रीनल इम्पेयरमेंट ड्यू टू द फॉल्टी रीनल इनर्वेशन। रीनल इम्पेयरमेंट क्यों हो रहा है, फॉल्टी रीनल इनर्वेशन का मतलब है जो ब्लड सप्लाई और ब्लड वेजल्स जा रही हैं उस पर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, इसकी वजह से रीनल इम्पेयरमेंट हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दिखेंगे आर कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द ट्यूब डिफेक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होता है स्पाइना बाइफिडा में। अब कह रहा है कंजेनाइटल स्केलेटल एनोमलीज मे बी प्रेजेंट इन दीज चिल्ड्रन ड्यू टू द डीइनर्वेशन ऑफ द मसल्स सच एज क्लब्ड फुट, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। कह रहा है कंजेनाइटल स्केलेटल एनोमलीज, जिन बच्चों को स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है उनमें ये दूसरी जो डिजीज कंडीशन है कौन से, क्लब्ड फुट, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप एंड काइफोसिस स्कोलियोसिस। क्लब्ड फुट क्या होता है, ये हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्लब्ड फुट क्या होता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया के ऑफ हिप क्या होता है, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस, इनमें ये डिजीज कंडीशन भी हो सकते हैं।
अभी कह रहा है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में दीज डिफॉर्मिटीज आर नॉट ओनली अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम बट they may also lead to the back pain, respiratory distress, recurrent skin breakdown and difficulty in moving। मतलब ये एक सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं होती इस पे, इसके साथ साथ क्या होता है, आपके बैक में पेन होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, रिकरेंट स्किन ब्रेकडाउन दिखेगा और डिफिकल्टी इन मूवमेंट्स। डेवलपमेंटल डिले आर कॉमनली सीन इन द स्पीच, मोबिलिटी एक्सेट्रा। मतलब बेबी जब बड़ा होता है जैसे उसका डेवलपमेंट होगा, उसका डेवलपमेंट डिले दिखेगा स्पीच में और मोबिलिटीज़ में। कह रहे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या है। प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज द पॉसिबल बाय यूजिंग द फॉलोइंग टेस्ट। कुछ टेस्ट हैं जिनको यूज़ करके बेबी जब माँ के वूम में होता है तभी हम पता कर सकते हैं कि उसको स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है या नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड और फीटल MRI करा के हमें पता कर सकते हैं। दूसरा है अम्नियोसेंटेसिस, यानी अल्ट्रासाउंड, फीटल MRI और अम्नियोसेंटेसिस। अब अम्नियोसेंटेसिस में क्या होता है, दे में बी रिवील एन इंक्रीज इन एन अल्फा फीटोप्रोटीन। अम्नियोसेंटेसिस में पता चलता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज तो नहीं है, अगर उसको स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं तो अम्नियोसेंटेसिस में हमें पता चलेगा कि अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ जाता है, जो कि क्या है, अ फीटल स्पेसिफिक, ये गामा ग्लोबुलिन है। अल्फा फीटोप्रोटीन क्या है, गामा ग्लोबुलिन होता है इन द अम्नियोटिक फ्लूइड दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेनिंगोमायोसिल। यानी कि अगर बेबी को मेनिंगोमायोसिल, यानी बेबी अभी बाहर नहीं है, बेबी माँ के वूम में है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में है, उस टाइम पे अगर अम्नियोसेंटेसिस कराते हैं, अम्नियोसेंटेसिस कराते वक्त अल्फा फीटोप्रोटीन की जो अमाउंट नॉर्मली होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन है क्या, ये एक गामा ग्लोबुलिन है जो कि अम्नियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। एक ऐसा गामा ग्लोबुलिन जो कि अम्नियोटिक फ्लूइड में है, इसको कहते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन। अगर ये इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि उसको मेनिंगोमायोसिल हो रहा है। दिस टेस्ट शुड बी डन बिटवीन 14th एंड 16th वीक ऑफ जेस्टेशन। कब कराते हैं इसको, 14th to 16th वीक ऑफ जेस्टेशन में कराते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा न्यूरल ट्यूब का जो स्टार्ट हुआ था ग्रुप्स का बनना 18th वीक से शुरू हो जाता है, इसीलिए पहले 14th to 16th वीक में हम अम्नियोसेंटेसिस करा लेते हैं। सॉरी। ऑल द प्रेग्नेंट फीमेल्स हु आर एट द रिस्क, जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स अगर उनमें रिस्क है तो उनमें 14th to 16th वीक में हम अम्नियोसेंटेसिस टेस्ट करा लेते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आगे है कि डायग्नोसिस अफेक्ट द बर्थ इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। On neonatal examination, a sac may be present seen on the back of the hair। अभी कह रहा अगर बेबी बर्थ हो गया है, इसके पहले हमने जो देखा MRI, जो फीटल MRI देखा, अल्ट्रासाउंड और अम्नियोसेंटेसिस, वो बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, अपनी माँ के वूम में है, तब करा सकते हैं। अभी बेबी की डिलीवरी हो चुकी है, नहीं आफ्टर बर्थ क्या होगा, न्यूनेटल एग्जामिनेशन करेंगे जब, तो हमें उसके बैक में सैक दिख सकता है। इफ द लेजन इज प्रेजेंट, दिस कंटेंट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट। मतलब अगर सैक प्रेजेंट है तो हम ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट करके पता कर सकते हैं उसके अंदर कंटेंट क्या है। जैसे माइलोसिल और माइलोमेनिंगोसिल में मैंने बोला था कि माइलोसिल में जब हम ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट करते हैं तो रेस बाहर की तरफ हमें निकलती हुई दिखेंगी। ट्रांसइल्यूमिनेशन टेस्ट अगर पॉजिटिव है यानी कि माइलोसिल है, अगर निगेटिव है तो माइलोमेनिंगोसिल है। इफ द सैक बिकम ट्रांसल्यूशेंट व्हेन द लाइट सोर्स इज हेल्ड टू इट, इट इज meningosil। If the sac does not become translucent, it is myelomeningocele। अब the cord and brain are used to determine bony deformities and spinal cord herniation। They also help in diagnosis presence of the other structural defects such as the hydrocephalus and Arnold-Kelly malformation। इसका मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है। अब आता है लेबोरेटरी टेस्ट में क्या क्या करा सकते हैं, सच एज यूरिन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने क्या बताया कि बेबी को यूटीआई होने के बहुत जल्दी होता है। रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ये सॉरी गलत है यहाँ पे। रीनल टेस्ट में क्या कराते हैं, क्योंकि पढ़ा था हमने रीनल फंक्शन में भी रीनल फंक्शन भी अब्रप्ट होंगे। WBC है यहाँ पे, ये गलत है। WBC काउंट्स देखेंगे जो कि बढ़ जाते हैं, ESR देखेंगे, मे बी डन। अदर टेस्ट में हम कराते हैं इंक्लूड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे फॉर द मोटर रिस्पॉन्स एंड सेंसरी रिएक्शंस। मोटर रिस्पॉन्स चेक करने के लिए और सेंसरी रिएक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करेंगे।
न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट्स करेंगे। अब आता है मैनेजमेंट। ये मैंने डायग्नोसिस पढ़ा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे, मैनेजमेंट। अगर किसी बेबी को ये है स्पाइना बाइफिडा तो क्या करें। अब ये है कि अगर किसी बेबी को माइलोमेनिंगोसील है और उसको अगर आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या करेंगे, उस टाइम पे हम बेबी का कॉटन लेते हैं, उसको नॉर्मल सलाइन से वेट करते हैं, गॉच पीस ले सकते हैं, गॉच पीस को नॉर्मल सलाइन से वेट करते हैं और जो भी वो सैक है, सैक के ऊपर ओपन सैक होता है इसलिए सैक के ऊपर उसको ढक देते हैं, क्लियरली एसेप्टिक तरीके से उसको ढकते हैं जिससे वो ड्राई ना हो और उस पर क्या हो, कोई इंजरी क्रिएट ना हो और इन्फेक्शन से बचाते हैं। अभी इसमें मैनेजमेंट में देखते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ स्पाइना बाइफिडा डिपेंड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ पर डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा और कितना ज़्यादा वो डिजीज़ कंडीशन यहाँ पे गलत है, इसको छोड़ देना। यूजुअली नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। अगर किसी को स्पाइना बाइफिडा अकल्टा है तो कोई भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले बताइए एसिम्प्टोमेटिक होता है, इस पे स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजेस नॉर्मल रहती हैं। अगर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका होता है, अगर बाइफिडा सिस्टिका अगर है तो उस पर लैमिनेक्टॉमी कराई जाती है। क्या कराते हैं, लैमिनेक्टॉमी। एंड क्लोजर ऑफ द डिफेक्ट आर रिमूवल ऑफ द सैक इज डन विद इन द 24 to 48 आवर्स ऑफ द लाइफ। लैमिनेक्टॉमी करेंगे कि चाहे हम क्लोज कर रहे हों या उस सैक को जो बाहर पोर्टिट्यूड है उसको अगर निकालना है तो जैसे ही बेबी डिलीवर होता है उसके 24 to 48 आवर्स में ही हम सर्जरी परफॉर्म कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है कि टी क्लोजर ऑफ द स्किन ग्राफ्ट इज डन। टी क्लोजर क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि जो जब हम सर्जरी करते हैं तो उस पर जो सूचरिंग करते हैं वो टी शेप की करते हैं। टी शेप की क्यों करते हैं, इससे जो उस पर टेंशन क्रिएट होता है वो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एक जगह बहुत खिंचाव नहीं होता है। और इस पर क्या होता है, ये एक यहाँ पे जो सूचर लगा होता है वो क्या कहते हैं कि ज़्यादा दिखेगा नहीं, मतलब कॉस्मेटिकली जो है उसको सही करने के लिए ये करते हैं कि सूचरिंग ऐसे करेंगे तो ऐसे बड़े बड़े सूचर्स आपको सामने से ज़्यादा नहीं दिखेंगे यहाँ पे और टेंशन कम क्रिएट होता है। नॉर्मल बहुत अच्छा दिखने के लिए बोल सकते हैं। मैनेजमेंट में आगे है कि अ कोऑर्डिनेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोचेस इज रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द ईच अफेक्टेड चाइल्ड। मतलब इस पर किसी एक की अप्रोच से नहीं होता, मल्टीपल लोग की जरूरत होती है। मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, नर्स, स्पीच थेरेपिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सारे डिफेक्ट होते हैं यहाँ पे। न्यूरो सर्जरी, जब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो न्यूरो सर्जन की ज़रूरत हो गई। यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि क्लब फुट हो सकता है, उसको हिप डिसलोकेशन हो सकता है। स्पीच थेरेपी क्यों दी जा रही है, क्योंकि डेवलपमेंटल डिले है, वो बहुत देर से बोलेगा। फिजियोथेरेपिस्ट नीड हो सकती है। अब आगे कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, किसी को अगर एक बेबी है जिसको स्पाइना बाइफिडा है तो एज अ नर्स आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है, पहले प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव दोनों देखेंगे। द प्रिवेंशन ऑफ, यहाँ पे आता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट में करेंगे क्या, क्यों करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, कि उसको इन्फेक्शन ना हो। प्रिवेंट इंजरी, जो भी सैक बाहर है उस पर इंजरी ना हो। प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, स्किन ब्रेक ना हो। प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बच्चे को यूटीआई ना हो पाए। प्रिवेंट लेग एंड हिप डिफॉर्मिटीज़, लेग और हिप की डिफॉर्मिटीज़ ना हो पाए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। इसको आप बोल सकते हैं कि गोल है या एम बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए, यूटीआई से बचाने के लिए, स्किन के ब्रेकडाउन से बचाने के लिए, लेग और हिप की डिफॉर्मिटीज़ प्रिवेंट करने के लिए और एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग मैनेजमेंट दिया जाता है। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला देखते हैं कि प्री ऑपरेटिव केयर, अभी बच्चे की सर्जरी नहीं हुई है तो हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे, एज अ नर्स क्या क्या करेंगे। तो नर्सिंग डायग्नोसिस पहला आता है हमारा, ये प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस है कि अभी उसकी सर्जरी परफॉर्म नहीं हुई, उसके पहले डायग्नोसिस बनाई जा रही है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू अल्टर्ड मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, ये है। इसके अंडर इंटरवेंशन क्या आता है, अवॉइड पोजिशनिंग द बेबी ऑन द बैक टू प्रिवेंट द प्रेशर ऑन द सैक। बेबी को हम उसकी पीठ के बल नहीं लेटाएंगे, अगर वो लेट जाएगा तो उसके सैक में प्रेशर पड़ेगा और इंजरी हो जाएगी। चेंज द पोजीशन ऑफ द बेबी फ्रिक्वेंटली, बेबी की जो पोजीशन है उसको जल्दी जल्दी बार बार चेंज करते रहना है।
प्रोवाइड द मेटिकुलस स्किन एंड बैक केयर टू कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। बैक की जो स्किन है उसको क्लीन और ड्राई रखने के लिए बैक केयर प्रोवाइड करेंगे। स्किन में भी मसाज पीरियडिकली टू स्टिमुलेट द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मसाज देंगे बैक में, विद द स्पेशल अटेंशन टू द बोनी प्रोमिनेंसेस। बोनी प्रोमिनेंसेस जहाँ पे बोन्स होती हैं वहाँ पे स्पेशल अटेंशन है, क्योंकि बेबी बैक पे तो अपनी लेट नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे उसको सैक बना हुआ है। बेबी ऐसे लेट नहीं सकता, वो या तो उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड करके आप लिटा रहे हैं, या उसको उसके स्टमक के साइड से लिटा रहे हैं, तो बार बार पोजीशन चेंज करनी होती है। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो जहाँ पे भी उसके बोनी वाले प्रोमिनेंस होते हैं वहाँ पे पहले रेडनेस हो जाएगी और वहाँ पे उसको कट जाएगा, सोर बन जाएगा। दूसरा डायग्नोसिस है नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन टू द सैक, कि सैक में जो इन्फेक्शन और इंजरीज को कैसे प्रिवेंट करना है। तो इंटरवेंशन है इस पर, डू नॉट पोजिशन द बेबी ऑन द बैक, बैक पे नहीं लिटाना है क्योंकि प्रेशर पड़ेगा, क्लीन रखना है, एसेप्टिक कंडीशंस का यूज़ करना है, और क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे। क्लीन करने के लिए नॉर्मल सलाइन का यूज़ करें। कवर द सैक, सैक को कवर करना है कैसे, विद द स्टेराइल गॉज पीस लेंगे, उसको डिप करेंगे नॉर्मल सलाइन में, और इससे क्या होगा, प्रिवेंट द सैक फ्रॉम ड्राइनेस एंड रप्चर। जब जो गॉज पीस होगा उसको नॉर्मल सलाइन में डिप करके लाएंगे और सैक को कवर कर देंगे, जिससे सैक क्या नहीं, ड्राई नहीं होगा, रप्चर नहीं होगा। चेंज द वेट सलाइन गॉज ड्रेसिंग एवरी 2 to 4 आवर, और जो ड्रेसिंग हमने की है उसको हर 2 से 4 घंटे में चेंज करना है, इन ऑर्डर टू कीप द सैक, यहाँ पे मॉइस्ट, कीप द सैक, जो सैक है उसको मॉइस्ट रखेंगे, ड्राइनेस से प्रिवेंट करने के लिए करेंगे। प्रिवेंट द कंटामिनेशन टू द सैक विद द यूरिन एंड फीसेस, सो डू नॉट पुट द डायपर एज पासिंग द यूरिन आर द स्टूल इनसाइड द, ये इनसाइड है, इनसाइड द डायपर, कीप द केयर गिवर अनअवेयर ऑफ द स्पॉइलिंग। कह रहा है कि अगर बेबी ने डायपर में यूरिन या स्टूल पास कर दिया तो उसको ऐसे नहीं छोड़ना है, तुरंत ही उसको चेंज करना है। फ्रिक्वेंटली चेक द सैक फॉर द एनी CSF लीकेज, और बार बार सैक को चेक करते रहना है कि CSF लीक तो नहीं हो रहा है। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड टू द इन्फेंट, जो भी एंटीबायोटिक्स प्रोफाइलैक्टिक चल रही हैं उसको वो एडमिनिस्टर करते रहना है। इन्फेंट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली वाइल फीडिंग आर द गिविंग केयर टू प्रिवेंट द इंजरी टू द सैक। जब भी बेबी को आप फीड करा रहे हैं या कोई भी केयर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि उसके सैक में इंजरी ना हो पाए, क्योंकि वो बॉडी के पार्ट्स में से एक अलग पार्ट निकला हुआ है, वो भी बैक पे है, तो मोस्टली लोग बेबी को बैक के थ्रू ले लेते हैं। जैसे आप बैक में लेंगे उसका भी जो रप्चर हो जाएगा, जो सैक होगा। वाइल द इन्फेंट इज प्लेस्ड इनसाइड लाइंग पोजीशन, ये इन और साइड अलग अलग है, इन साइड। जब बेबी को साइड लाइन पोजीशन में लिटाया गया तो कीप द पिलो बिहाइंड द बैक, उसके बैक के पीछे क्या करेंगे, एक पिलो लगा देंगे टू प्रिवेंट द सडन रोलिंग, ताकि बेबी, अगर बच्चे को आपने ऐसे लिटाया, यहाँ पे बच्चा लेट गया ऐसे, तो इसके पीछे यहाँ एक पिलो लगा देंगे। बेबी साइड लाइन में है, मान लिया लेफ्ट साइड को है तो इसके पीछे राइट साइड में आप एक पिलो लगा दें, क्योंकि बच्चा है वो अगर पलट जाएगा तो इसका जो यहाँ पे सैक निकला हुआ है वो रप्चर हो जाएगा। अभी कह रहा है कि पोस्ट ऑपरेटिव, अब बेबी का अभी तक जो हमने केयर करी थी उस पर सर्जरी नहीं परफॉर्म हुई थी, अब सर्जरी हो गई है। सर्जरी यानी सर्जरी कब हुई, 24 to 48 आवर्स के बीच में बेबी की सर्जरी हो गई है। अब क्या करेंगे सर्जरी होने के बाद, तो नर्सिंग डायग्नोसिस है इनएफेक्टिव थर्मो रेगुलेशन रिलेटेड टू द सर्जरीज। जो भी जितने छोटे बच्चे होते हैं उनमें हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर उनका रिड्यूस हो जाता है बहुत जल्दी, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, मॉनिटर द वाइटल साइंस फ्रिक्वेंटली आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद मतलब कि 1 आवर्स में, फिर 1 आवर्स में, फिर 2 आवर्स में, ऐसे करके पहले हाफ आवर्स में मेजर करिए, फिर 1 आवर्स में, फिर 2 आवर्स में, ऐसे उसके वाइटल्स को मॉनिटर करते रहेंगे। कीप द इन्फेंट वार्म, बेबी को हमेशा गर्म रखना है, यूजिंग किसे, रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर के थ्रू बेबी को वार्म रखना है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। अवॉइड एक्सपोजिंग द चाइल्ड अननेसेसरी, मतलब बेबी को कवर करके रखना है, अननेसेसरी उसको एक्सपोज नहीं करना। मेंटेन द थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट, और जो वहाँ का जहाँ भी बेबी आप रख रहे हैं वहाँ का जो इन्वायरमेंट भी है उसका भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। अब आ रहा है रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी, थर्ड है। थर्ड में क्या है कि रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू सर्जरी, अगर सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के चांसेस हैं तब इंटरवेंशन क्या करेंगे, एज अ नर्स क्या काम है आपका, कीप द ऑपरेटेड साइट क्लीन एंड ड्राई, जहाँ पे भी सर्जरी हुई है उसको साफ
और ड्राई रखना है। ऑब्जर्व फॉर एनी ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटेड साइड, देखते रहना है कि वहाँ से कुछ ड्रेन तो नहीं हो रहा है, यानी कोई फ्लूइड रिलीज तो नहीं हो रहा है। कीप द बेबी इन द प्रोन पोजीशन, यानी प्रोन यानी पेट के बल बच्चे को लिटा के रखना है। टू अवॉइड प्रेशर ऑन द ऑपरेटेड साइड, क्यों करना है, क्योंकि बैक पे तो सर्जरी हुई है उसकी, अगर बैक पे लिटा देंगे तो वहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। ड्रेसिंग ऑफ द साइट शुड बी डन यूजिंग द एसेप्टिक टेक्निक, और जब भी उस साइट की आप ड्रेसिंग करें तो एसेप्टिक कंडीशन के साथ करेंगे। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, जो भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए एंटीबायोटिक्स को वो आपको एडमिनिस्टर करना है। अब प्रोग्नोसिस, इसके सही होने के चांसेस कितने हैं। माइलोमेनिंगोसियल कैन यूजुअली बी सर्जिकली करेक्टेड विद द ट्रीटमेंट, लेंथ ऑफ द लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज इम्प्रूव। कह रहे हैं जिनको माइलोमेनिंगोसिल होता है वो सिर्फ सर्जिकली यानी सर्जरी के थ्रू ही सही किया जा सकता है, इससे उनकी लाइफ का जो स्ट्रेंथ है यानी लेंथ है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इट इज सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द लाइफ इज नॉट अफेक्टेड, लेंथ में कोई अफेक्ट नहीं होता, द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इज इम्प्रूव, उनकी लाइफ की क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। न्यू प्रॉब्लम्स में डेवलप लेटर, लेकिन बाद में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसको नई नई प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, जैसे कि लेटर द लाइफ स्पेशली आफ्टर द चाइल्ड बिगिंस ग्रोइंग रैपिडली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जैसे ही बच्चा, अब ये जब न्यूबॉर्न था तब सर्जरी हो गई उसकी, लेकिन जब ये प्यूबर्टी में जाएगा, प्यूबर्टी टाइम पे इसको नई नई क्या होंगी, आफ्टर द चाइल्ड बिगिन टू ग्रो रैपिडली ड्यूरिंग द प्यूबर्टी टाइम पे उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस होंगी, कौन कौन सी, दिस कैन बी लीड टू मोर लॉस ऑफ फंक्शंस सच वेल एज ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स सच एज स्कॉलियोसिस, यानी कि जैसे प्यूबर्टी आएगी प्यूबर्टी में उसको स्कॉलियोसिस, फुट या एंकल की डिफॉर्मिटीज, हिप डिसलोकेशन, ज्वाइंट टाइटनेस और कंट्रैक्चर्स डेवलप होंगे। यानी कि इसमें इस पूरी थ्योरी का सिर्फ इतना बोलना है, जिस बच्चे को माइलोमेनिंगोसिल होगा उसका सिर्फ एक ही मैनेजमेंट है, सर्जरी। बच्चे की सर्जरी आफ्टर बर्थ परफॉर्म कर दी जाएगी, इससे उसके लाइफ स्पैन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, जितनी उसकी लाइफ लेंथ होगी वही होगी, क्वालिटी उसकी लाइफ की थोड़ी इंप्रूव होगी। लेकिन जब बच्चा प्यूबर्टी में आएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, फेस करेगा, जैसे कि उसको फुट स्कॉलियोसिस हो जाएगा, फुट और एंकल में डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी, डिसलोकेशन ऑफ हिप हो सकता है, उसके जॉइंट्स में टाइटनेस और कॉन्ट्रैक्चर्स दिखेंगे आपको। अब ये था प्रोग्नोसिस। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइना बाइफिडा इंक्लूड फ्रिक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि बार बार उसको यूटीआई होगा, हाइड्रोसिफेलस हाइड्रोसिफेलस होगा, और यहाँ पे है लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, परमानेंट वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द लेग। हो सकता है जहाँ पे भी लेजन प्रेजेंट हो उसके नीचे वाला जितना भी पार्ट हो वो पैरालाइज हो जाए। प्रिवेंशन में क्या है कि अगर इससे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग एट द रिस्क कपल में बी रिकमेंडेड, इनको जेनेटिक काउंसलिंग करानी है। इफ सीवियर डिफेक्ट इज डिटेक्टेड अर्ली इन द प्रेगनेंसी अ थेराप्यूटिक एबॉर्शन में बी कंसीडर्ड। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में किसी मदर का डिटेक्ट हो गया कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है। द इंसिडेंस ऑफ द स्पाइना बाइफिडा कैन बी डिक्रीज बाई 70% इफ द डेली फॉलिक एसिड सप्लीमेंट आर टेकन बाय द वुमेन प्रायर टू द कंसेप्शन। कह रहे हैं कि बेबी कंसीव करने से पहले अगर एक मदर फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले तो 70% चांसेस कम हो जाएंगे स्पाइना बाइफिडा होने के। द प्रेग्नेंट वुमेन नीड, ये यहाँ 1 नहीं होगा, 0.4 mg होता है, जो कि मदर बेबी कंसीव करने के 1 मंथ पहले से लेना स्टार्ट कर देती है, 0.4 mg। अगर कोई एक ऐसी मदर है जिसका पहला बेबी जो हुआ था, ये किसके लिए, नॉर्मल मदर के लिए जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, एक ऐसी मदर जिसके बेबी जो पहले ही उनको कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं था, उनको 0.4 mg लेना होता है फॉलिक एसिड डेली। और अगर एक ऐसी मदर है जिसका जो फर्स्ट बेबी हुआ था उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, अभी वो दोबारा कंसीव करी है, दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, अब वो चाहती है उसका जो बच्चा हो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, तो उसको 4 mg फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो टैबलेट्स आती हैं मार्केट में वो या तो 0.5 mg यानी कि 5 mg की आती है, 5 mg या 0.5 mg की आती है, तो उतना ही दे दिया जाता है क्योंकि बहुत छोटी होती है टैबलेट, उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। ये था इसका मैनेजमेंट। हो गया आज का डिजीज कंडीशन, लास्ट यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले लेक्चर में।